हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा। प्राइम टाइम के सबसे पॉपुलर शो एबीपी स्पेशल में बात सबसे पहले बीजेपी के मिशन इलेक्शन की। बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हैदराबाद हो, हर जगह इलेक्शन अभी लोकल लेवल पर है। लेकिन इन लोकल चुनावों के लिए ही बीजेपी वोकल हो गई है। यानी चुनाव छोटे हैं लेकिन बीजेपी के मिशन बड़े हैं। यही है बीजेपी का मिशन इलेक्शन। बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में है बीजेपी। अमित शाह नेतृत्व बीजेपी लोड़बे। जम्मू कश्मीर में जिला जीतने की तैयारी में बीजेपी। तेलंगाना में हैदराबाद का किला फतेह करने में जुटी है बीजेपी। वैसे तो बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन फिलहाल फोकस पूरी तरह से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी चुनाव जीतने पर है। एक दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है। 150 सीटों वाली इस नगर निगम पर बीजेपी कब्जा चाहती है और इसी मकसद से पार्टी ने तमाम दिग्गजों को प्रचार में झोंक रखा है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य తెలంగాణ కోసం యువత కోసం భవిష్య కోసం యువ నాయకుల కోసం ఎదురు చూస్తుంది। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार करने वाले हैं। परसों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की सभा प्रस्तावित है। अब ओवैसी तंज कसते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे तो मोदी से भी प्रचार करवा ले। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वज़ीर आज़म को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। ओवैसी फॉर्म में इसलिए भी है क्योंकि ये चुनाव उनके घर का है और बीजेपी ओवैसी को ही निशाने पर लेकर हैदराबाद में जीत की हवा बनाने की तैयारी कर रही है। दो दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने स्थानीय सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना देश बांटने वाले जिन्ना से कर दी थी। And what does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. बीजेपी इस चुनाव में किस गंभीरता से लड़ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह इसके लिए भी घोषणा पत्र जारी किया है। सत्रह सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और कोरोना का मुफ्त टीका जैसे दर्जनों लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इस चुनाव के जरिए बीजेपी की नजर तेलंगाना विधानसभा पर है। ग्रेटर हैदराबाद देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इसमें राज्य के 4 जिले आते हैं और साथ ही विधानसभा की कुल 24 सीटें भी आती है। ये चुनाव 1 दिसंबर को होने हैं और नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। अभी तक बीजेपी के पास महज 4 सीटें हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर फिलहाल
राज्य की सत्ताधारी पार्टी का 99 सीटों के साथ कब्जा है। टीआरएस भी पूरी ताकत के साथ दोबारा वापसी के लिए सभी सीटों पर मैदान में है। और एमआईएम मुस्लिम बहुल पुराने हैदराबाद के अपने प्रभाव वाले इलाके में ही लड़ रही है। हैदराबाद की चुनावी गर्मी को आप इन तस्वीरों के जरिए भी महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो शहर के मल्लेपल्ली का है, जहां बीजेपी और एमआईएम के कार्यकर्ता भिड़ गए। मतलब हम लोग बीजेपी वाले नहीं फिर रहा क्या? हाँ, मैं सीए साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँ कि उसको इमीडिएट अरेस्ट करो, नहीं तो ये बहुत अलग हो जाएगा। पूरा मतलब देंगे लोग। आरोप है कि एमआईएम के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ महज इसलिए की क्योंकि ये प्रचार गाड़ी उस जगह से गुजर रही थी जहां एमआईएम की सभा हो रही थी। फिलहाल प्रचार की गर्मी हैदराबाद की गलियों में जोरों पर है। बीजेपी अगर यहां भगवा झंडा लहरा देती है तो आगे के चुनावों में उसके हौसले तो बुलंद होंगे ही, दक्षिण में विस्तार का बेहतर मौका मिल जाएगा। सिंगूर पश्चिम बंगाल में यह नाम ममता बनर्जी की कर्मभूमि के लिए जाना जाता है। 14 साल पहले ममता ने सिंगूर में आंदोलन चलाकर अपनी सत्ता की नींव रखी थी, लेकिन अब इसी सिंगूर से बीजेपी ने कमल खिलाने की तैयारी कर ली है और ममता बनर्जी की कर्मभूमि में पहुंचा है बीजेपी का लॉकेट। जिस सड़क के किनारे बीजेपी के ये झंडे कतार में लहरा रहे हैं, ये सड़क उस सिंगूर की है जहां से निकलकर ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर सवार हुई थी। अब बीजेपी इसी सिंगूर से ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों के बीच पहुंची है। बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी इन दिनों गांव-गांव घूमकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। आज वो सिंगूर के गांवों के दौरे पर पहुंची तो खेत में बैठकर लोगों से इस अंदाज में संवाद किया। ये वही सिंगूर की धरती है जहां टाटा के खिलाफ आंदोलन करके ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी। ममता ने किसान के हित का मुद्दा उठाया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी ममता बनर्जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए उन्होंने ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया। 2019 में जब परिवर्तन का नारा उठाया था, उस टाइम में ममता बनर्जी बोले थे जो हम लोग को एग्रीकल्चर चाहिए लेकिन इंडस्ट्री नहीं चाहिए। टाटा ने 90-95% पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वहीं से टाटा को हटाया। उसके बाद उन्होंने कृषि में भी ध्यान नहीं दिया। फार्मर्स जैसा था 2019 में, उसका जो आर्थिक परिस्थिति था अभी तक ऐसे ही है। उसके से खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और अभी तक सिंगूर में कोई भी इंडस्ट्री, बंगाल में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आया। लोकेट चटर्जी जिस जगह हमारे रिपोर्टर कुंतल चक्रवर्ती से बात कर रही थी, वहां से करीब 2-3 किलोमीटर दूर ही नैनो का प्लांट लगना था। हमारे रिपोर्टर कुंतल चक्रवर्ती यहां से साइकिल पर सवार होकर उन खेतों की ओर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस जमीन को जिस जमीन पर विकास के पहिए को तोड़ना था। वहां मवेशी घूम रहे हैं। – 2006 में करीब 14 साल पहले किसानों ने पहली बार सीपीएम सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
तब की सीपीएम सरकार टाटा कंपनी के नाम 1000 एकड़ जमीन लगभग दे दी थी सस्ती कार नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने 2008 में किसानों के साथ आंदोलन करके टाटा कंपनी को बंगाल छोड़ने में मजबूर कर दिया। उस वक्त फैक्ट्री का बहुत काम हो चुका था, लेकिन अक्टूबर 2008 में जब कंपनी यहां से चली गई तो इस जमीन की उर्वरता भी अपने साथ ले गई। सबूत आपके सामने है। 2008 के आंदोलन ने 2011 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया, लेकिन किसान कहीं के नहीं रह गए। अभी जो था ना बहुत बुरा हाल में है, किसान चला गया सब। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब चला गया ना सब फैक्ट्री, इसलिए बहुत बुरा हाल है हम लोग का। फैक्ट्री होने से क्या होता? फैक्ट्री होने से अच्छा ही होगा, हम लोग का काम धाम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा सब। जब टाटा यहाँ से चला गया तो उससे पहले क्या उम्मीद थी, मतलब क्या आपको लगा था कि कोई जॉब मिल सकता है या फिर क्या, मतलब थोड़ा अगर बताएं। जॉब तो मिल सकता है हम लोगों को पहले, लेकिन चला गया, अभी क्या करो, अभी तो कुछ नहीं होगा ना। तो अभी खेती अच्छा चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बंगाल की सत्ता तक ममता को पहुंचाने वाले सिंगूर की धरती से बीजेपी ने ममता को खदेड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी की सांसद लोकेट चटर्जी किसानों से मिल रही हैं, किसानों के घर खाना खा रही हैं। ये बताते हुए कि उनकी सरकार आएगी तभी किसानों का भला होगा। बीजेपी खोल लेना, बीजेपी 2021 में तृणमूल सरकार नहीं आएंगे और उसका सबके पास से सिंपैथी लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम में जनता अभी पूरा स्ट्रांग है। उनका जो मत है वो बीजेपी सरकार को ले आने के लिए पूरा एकदम मन पूरा तैयार कर लिया है। उसको पता है जो तृणमूल 2021 के पहले वो जो 2 लीडर है, ये 2 लीडर ही पार्टी में रहेंगे, बाकी सब लीडर जो अच्छा है, जो देश के लिए काम करता है, जो पश्चिम बंगाल का पब्लिक के लिए काम करता है, वो सब लोग बीजेपी में आ जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया है और बंगाल के यही किसान दीदी को अगले चुनाव में सत्ते से बेदखल करेंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के लिए जीत और मेहनत कर रही है और गांव में किसानों में भी बीजेपी को लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। अब सवाल यह है कि जिन किसानों ने ममता बनर्जी को गद्दी पर बिठाया था, क्या वही किसान इस बार दीदी को गद्दी से उतार देंगे? कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। और अब बात बंगाल में मचे बाहरी पर घमासान की। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले कुछ बाहरी आते हैं, हिंसा फैलाते हैं। ममता ये निशाना बीजेपी के आला नेताओं पर साध रही हैं। তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কাজ নেই, কর্ম নেই, অকাজের কাজ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इस बयान में बाहरी बीजेपी के आला नेताओं को कह रही हैं। एक बार फिर सुनिए कैसे ममता ने कहा बंगाल में बीजेपी के लिए जगह नहीं है। তারা আমাদের বাংলার লোক, কিন্তু যারা ইলেকশনের সময় গুন্ডামি করতে আসে আর দাঙ্গা করতে আসে তাদের আমরা মনে করি তারা বাংলা থেকে বহিরাগতদের এখানে কোনো স্থান নেই, দাঙ্গাকারীদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কাজ নেই, কর্ম নেই, অকাজের কাজ। दरअसल ममता बनर्जी का ये बयान गुस्से में इसलिए आया क्योंकि बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का हर महीने बंगाल में प्रचार करने का प्लान है और हर दौरे पर बीजेपी के निशाने पर ममता ही रहती हैं। हालांकि ममता के बाहरी बयान का जवाब बीजेपी ने अपने अंदाज में ही दिया। ये पश्चिम बंगाल कोई अलग देश है क्या? ये तो भारत का ही एक प्रदेश है। वो क्या इसकी अलग देश बनाना चाहती है? ये आउटसाइडर कौन है? बंगाल के कोई आदमी अगर बाहर जाएगा वो आउटसाइडर हो जाएगा। भारत के कोई भी प्रदेश में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या आउटसाइडर बन जाएंगे?
पहला तो मेरा ये सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये पीके है कौन? पीके इनसाइडर है क्या? बंगाली है क्या? बंगाल के है क्या? और ये जो अपने देश के भाईचारे हैं, इनके खिलाफ जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये पद में रह के कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर वही चुनावी रणनीतिकार जो पश्चिम बंगाल में ममता के लिए चुनाव प्रचार का प्लान बनाते हैं। पीके ने पहले बीजेपी के लिए काम किया था। बिहार में नीतीश और लालू के गठबंधन के टाइम भी उन्होंने बिहार में अपना जादू दिखाया था। बंगाल में चुनाव होने में अभी 5 महीने का वक्त तो है, लेकिन बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ओर से लगातार चुनावी पंच मारे जा रहे हैं। ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता से नाराज चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने कई दिनों से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, सुबह एबीपी न्यूज पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में आने का न्योता भी दिया था। तूफान ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंका। रात में आसमान ने बजाया खतरे का अलार्म। दक्षिण भारत में जिंदगी को कुदरत ने डुबो दिया। तो अमेरिका में आया छत तोड़ तूफान। तूफान ने डराया तो बर्फ ने दबा डाला। बर्फ की दबंगई ने सड़कों पर लगा दिया ब्रेक। तूफान, पानी और बर्फ का हो रहा है अटैक। ये तो है कुदरत की बदमाश कंपनी। कुदरत की बदमाश कंपनी, ये हम क्यों कह रहे हैं? हिंदुस्तान हो या अमेरिका, चीन हो या रूस, हर तरफ बर्फ, बारिश और तूफान का तांडव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इन सबको मिलाकर बदमाश कंपनी खोल दी है। पहले आपको दिखाते हैं इस बदमाश कंपनी में शामिल तूफान निवार की कहानी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक बार फिर देखिए यहां क्या हुआ। निवार तूफान की तबाही कैसे मौत बनकर गिरी, ये चेन्नई में कैमरे में कैद हुआ है। जिस शख्स पर यह पेड़ गिरा उसकी उम्र करीब 50 साल थी। अपनी चाय की दुकान बंद कर ये घर लौट रहे थे, तभी ये बड़ा सा पेड़ निवार तूफान की हवा में गिर गया और इनकी जान ले ली। तमिलनाडु में आधी रात को जब निवार तूफान टकराया तो बड़े बड़े पेड़ इसी तरह से जड़ से उखड़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 500 पेड़ सड़कों पर इधर उधर गिरे हुए सुबह मिले, जिन्हें इसी तरह काट काट कर सड़कों से हटाया जा रहा है। निवार तूफान की वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तमिलनाडु के कुडालोर में 25 सेंटीमीटर तक बारिश हुई तो पुदुचेरी का भी यही हाल रहा। नतीजा ये कि यहाँ की सड़कों पर पानी भर गया, रेलवे ट्रैक भी डूब गए। बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान आधी रात को तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों से टकराया था। अच्छी बात ये रही कि खाड़ी और समंदर से निकला ये तूफान जमीन पर आया और इसकी रफ्तार कम पड़ गई। साइक्लोन निवर वेरी सीवियर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन में तब्दील भले ही हो गया था, यानी सीधे तौर पर ये साइक्लोन जो है वो वीक हो गया था, लेकिन इसका असर तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में और साथ ही पुदुचेरी में कुछ हद तक जरूर देखने को मिला है। हालांकि जो मैक्सिमम डैमेज बताया जा रहा था वो मिनिमल डैमेज में तब्दील हो गया जैसे ही तूफान जो है वो वीक हो गया। निवार तूफान का खौफ अभी कम हो चुका है, लेकिन तूफान के जो निशान है उनसे जिंदगी निपट रही है। चेन्नई के कई रिहायशी इलाकों में बारिश से पानी भर गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था।
1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है तमिलनाडु में, और पौंडीचेरी राज्य में 1 से 2 हज़ार लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और अभी इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। साफ है कि निवार तूफान से निपटने की इसी तैयारी ने कई लोगों की जान बचाई है। दक्षिण भारत में तूफानी दंगल के बाद अब बात अमेरिका में तूफान के तांडव की। अमेरिका के टेक्सास में भी कुदरत की बदमाश कंपनी में शामिल तूफान ने काफी तबाही मचाई है। अमेरिका के आसमान में संकट के ये काले बादल देखिए। बिजली कड़क रही है। बादल इतने तूफानी हैं कि देखकर ही डर लग जाए। थोड़ी ही देर बाद अमेरिका के इस इलाके में तूफानी बवंडर का सायरन बजने लगता है। कुदरत के अटैक की ये हैरान करने वाली तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की हैं और ये सायरन टेक्सास के डल्लास शहर में रात को ऐसे ही गूंजा। इसके बाद इन तूफानी बादलों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। आसमान में इकट्ठा हुए ये तूफानी बादल अपने साथ इतनी बारिश लाए जैसे आसमान फटने लगा और समंदर धरती पर बरसने लगा। रात भर ऐसे ही तूफानी अटैक चलता रहा। टेक्सास के ज्यादातर शहरों में सैकड़ों घर टूट गए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे घरों के मलबे में महंगी महंगी कारें फंसी हुई हैं। हर तरफ बर्बादी का ही मंजर बन गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हो या फिर सड़क पर फंसी कारें, सब बर्बाद होती दिख रही हैं। अमेरिका के टेक्सास शहर में तूफान से तबाही की तस्वीरें रात को ही आने लगी थी और सुबह जब प्लेन से तबाही का मंजर देखा गया तो ये बर्बादी दिखी। सैकड़ों घरों की छत ही गायब हो गई थी। टेक्सास के डल्लास और आर्लिंगटन जैसे शहरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि तूफान की वजह से इन हादसों में अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। तूफान के बाद अब आपको दिखाते हैं कैसे बर्फबारी भी अपनी दादागिरी दिखा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ का सितम देखिए। देश में कुदरत की बदमाश कंपनी में शामिल बर्फबारी भी है। पहाड़ों पर ये बर्फीली हवा देखिए, इतनी ठंडी है कि खून को जमा दे। ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से। यहाँ पिछले कई दिनों से बर्फबारी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। पहाड़ तो पहाड़, घरों की छतों पर भी कई फीट मोटी बर्फ जमा हो गई है। पेड़ जम गए हैं। ऐसे में इंसानों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। यहाँ डोडा में बर्फबारी के साथ बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, जिसने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है। डोडा के बाद अब जरा कश्मीर के गुलमर्ग चलिए। यहाँ भी ऐसी भारी बर्फ गिरी। इसके बाद तो सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर दिखने लगी। यहाँ पहुंचे सैलानियों की गाड़ियां बर्फ में थम गई। हालांकि इनकी मस्ती तो बर्फ में भी जारी रही। यहाँ आपको हम सलाह दे दें कि बर्फ में जितनी चाहे मस्ती करें, लेकिन करें सावधानी से।
यकीन नहीं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि बर्फ रास्तों को बंद कर आपको पहाड़ों पर कई दिनों तक फंसा सकती है। यकीन नहीं आया तो जरा ये तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ हटाने की ये तस्वीरें आई है। यहाँ रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। तंगधार और जोजिला में मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है। ये रास्ते फिर से चालू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ते हैं और सेना के काफिलों की गतिविधि के लिए ये काफी अहम रूट है। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर भारत का राज्य हिमाचल भी बर्फ में ढक गया है। देखिए कल कैसे यहाँ कुल्लू में बर्फबारी हुई। ये तस्वीरें देखने में जितनी शानदार लगती है, यही बर्फ मौसम को उतना खतरनाक भी बना देती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। सड़क सफेद हो गई है, सड़क किनारे घरों की छत भी ढक गई है, पेड़ों पर हरे रंग का नामो निशान तक नहीं बचा। ये तस्वीरें हिमाचल के शिमला और नारकंडा से आई हैं। यहाँ रात को इतनी बर्फ गिरी कि नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही ठप हो गई। यहाँ करीब 5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ के अटैक को देखकर एहतियातन प्रशासन ने नारकंडा में पहाड़ी इलाकों पर गाड़ियां न ले जाने की फिलहाल अपील की है। शिमला के पास ही कुफरी में बर्फ पर कब्जा हो गया है। ये माइलस्टोन यही दिखा रहा है। पिछले 2 दिन से यहाँ आसमान से बर्फ गिरी, जिससे ठंड काफी बढ़ गई। यहाँ से शिमला जाने वाले कई पहाड़ी रास्तों पर बर्फ गिरी तो बर्फ से भारी हुई चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गई। नतीजा ये कि रास्ते बंद हो गए। हालांकि जो सैलानी यहाँ मस्ती करने आए थे, उनकी मस्ती तो जारी है, लेकिन सलाह फिर वही, बर्फ में मस्ती करने निकले हैं तो पूरे इंतजाम के साथ ही जाइए, क्योंकि ये बर्फ है, ना जाने कहाँ बदमाशी कर दे।